दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, नेपाल अब साधारण देश नहीं रहा। नेपाल समझौता ही समझौता का देश बन गया है। यहाँ हर बार समझौता होता है और उसका कार्यान्वयन कभी नहीं होता है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि क्या नेपाल समझौतों का देश बन गया है? हर आंदोलन और हर बार एक नया समझौता। आइए हम आज इसी पर बात कर रहे हैं, समझौतों का सिलसिला और नेपाल की राजनीतिक संस्कृति। अब ये संस्कृति में ही समावेश हो गई है यहाँ समझौता। नेपाल की राजनीति में सहमति कोई नई चीज नहीं है। 2063 की दिल्ली का प्रसिद्ध 12 बूंदे समझौता मानिए एक ट्रेंड बन गया है। उसके बाद दर्जनों बूंदे सहमति, कई विशेष सहमति और अनगिनत राजनीतिक कंक्लूजन, किताबें तक प्रकाशित हुई, लेकिन आधे से ज्यादा समझौते कागज में ही दफन होकर रह गया। यह बहुत बड़ी बात है। अब फिर वही कहानी यहाँ दोहराई जा रही है। जेनजी आंदोलन के बाद 10 बूंदे समझौते को सरकार ने मंत्रिपरिषद से अनुमोदन कर दिया है, लेकिन सवाल वही पुराना, क्या यह समझौता लागू भी होगा या नेपाल की राजनीति एक बार फिर सिर्फ कागजी वादों पर सिमट जाएगी? नेपाल जहां हर आंदोलन एक दिन सड़कों पर शुरू होता है और फिर एक दिन किसी कमरे में 10 बूंदे समझौता बनाकर समाप्त भी कर दिया जाता है। 2006 का 12 बूंदे हो, मधेसी मूवमेंट का 8 बूंदे, राजनीतिक सहमति, अब इस लिस्ट में शामिल हुआ है जेनजी समझौता, जो यहाँ कल हमारी प्रधानमंत्री के साथ किया गया। लेकिन सवाल वही पुराना है, क्या ये समाधान है? ये सिर्फ सत्ता और आंदोलन के बीच समझौते का एक और अध्याय तो नहीं जुड़ रहा है? यही प्रश्न आ रहा है। आइए बात करते हैं हम 23 और 24 भाद्र की घटनाओं ने देश को हिला दिया। देश ही नहीं, विदेशों में भी सभी आश्चर्य हो गए नेपाल के आंदोलन को देखकर। दमन, मौत, घायल, हजारों पर झूठा केस, युवाओं की पीढ़ी सड़क पर उतरी और वही नेपाल की राजनीति के लिए एक नया मोड़ बन गया। इस बार आंदोलन का चेहरा था पार्टी का झंडा या नेता नहीं, जेन-जी का आक्रोश। अंततः 10 बूंदे समझौता हुआ और 12 दिसंबर को मंत्रिपरिषद ने इसे अनुमोदित भी कर दिया। अब आपको हम बता दें कि इस समझौते में क्या क्या है और क्या मुश्किल है और क्या संभव है, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। यह समझौता सिर्फ एक बूंदे सूची नहीं है। इसके कार्यान्वयन के लिए 6 बड़े संयंत्र बनाए जाएंगे। ये देखिए, संयंत्र बनाने का देश भी हो रहा है नेपाल। अब पहला है शहीद तथा घायलों के लिए उच्च स्तरीय कार्यदल, राहत, क्षतिपूर्ति, रोजगार, शिक्षा और सम्मान की गारंटी उसमें। दूसरा, उच्च स्तरीय जांचबूझ आयोग, विस्तारित अधिकारों के साथ 23-24 भदौ की घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराए जाए और झूठा केस हटाने के लिए स्क्रीनिंग का अधिकार दिया जाए। अस्थायी भ्रष्टाचार निवारण आयोग, एक भ्रष्टाचार आयोग है ही है, अब ये दूसरा भ्रष्टाचार निवारण आयोग थपा जा रहा है। लेकिन यह समिति लगभग दर्जन भर निकायों से टकराती है। उनका अधिकार
और इसका अधिकार बराबर से ओवरलैप हो रहा है। राजनीतिक भ्रष्टाचार अनुसंधान आयोग, ये चौथा में है। अकूत संपत्ति, पार्टियों की फंडिंग, नेताओं की फाउंडेशन ट्रस्ट की जांच और स्रोत, कहा गया है कि स्रोत न खुले को संपत्ति राष्ट्रीयकरण करने सम्म, ये अधिकार दिया गया है उसमें। पांचवा है सुरक्षा अध्ययन तथा सुधार संयंत्र, भविष्य में दमन रोकने के लिए और सुरक्षा निकाय को मानसिक सामाजिक सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए, ये पांचवा है। अब छठा, उच्च स्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग। उच्च स्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पूर्ण समानुपातिक प्रणाली, 21 वर्ष में चुनाव लड़ने का अधिकार, 2 कार्यकाल की सीमा निर्धारित, तीनों तह पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू। यह देखिए, ये कम बड़ी बात नहीं है। कागज पर सब कुछ क्रांतिकारक दिखता है, लेकिन असली सवाल, क्या यह संभव है? प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने तो बड़ा आसानी से समझौता कर ली, लेकिन यह कितना संभव है? क्या उनको जेनजी वालों को टरकाने के लिए तो नहीं किया गया है यह? अब आइए कुछ कानूनी बाधाएं। समझौता आधा सफल और आधा असंभव जैसा लगता है। नेपाल की राजनीति में एक बड़ा खेल है समझौता सरकारले गर्छ तर कार्यान्वयन अर्को सरकारले गर्नु पर्छ। ये नेपाल में कहा जाता है जे एक सरकार समझौता करेगी और उसका कार्यान्वयन दूसरे सरकार से होगा। जेनजी समझौते के भी यही जोखिम है जो कल हुआ है। निर्वाचन सुधार, संसद में संशोधन चाहिए निर्वाचन में सुधार के लिए। नो वोट, पिछली बार दलों ने खुद हटाया था नो वोट को। प्राइमरी इलेक्शन दल मानेंगे, इसकी गारंटी कुछ नहीं है। पीएम सीएम स्पीकर के लिए 2 टर्म लिमिट, इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। युवाओं की भागीदारी 21 वर्ष में, फिर संविधान संशोधन की बात आ रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस में उम्र 45 साल से हटाना, फिर वही संविधान संशोधन। हर जगह संविधान संशोधन से ये समझौता टकरा रहा है। और हम जानते हैं नेपाल में संविधान संशोधन का मतलब पार्टी की सहमति, गठबंधन का गणित और शक्ति संतुलन, और अंत में पूरा मामला पेंडिंग, यही इस समझौता में भी दिख रहा है। इसलिए नेपाल अब समझौतों का देश हो गया है। 2006 से लेकर आज तक नेपाल ने लगभग 30 से ज़्यादा समझौते किए हैं। प्रत्येक समझौता ऐतिहासिक कहा गया, प्रत्येक में आयोग बना और अधिकतर आयोग धूल खाने चले गए। एक वरिष्ठ विश्लेषक ने बहुत अच्छा लिखा है कि नेपाल में आयोग बनाउन सजिलो छ, बंद गर्न झन सजिलो। यानी जेनजी समझौता भी उसी प्रकार का हिस्सा बन सकता है अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमजोरी पड़ी तब। युवाओं की उम्मीद बनाम वास्तविकता। जेनजी ने अपने आंदोलन से एक बार फिर सत्ता को हिलाया। उनकी जीत यह है कि इस समझौता में कि उनकी आवाज को 10 बूंदे में बदलना पड़ा। यह एक बहुत बड़ी जीत है। इस समझौता का एक बहुत बड़ी उपलब्धि यही है। लेकिन हार यह हो सकती है कि अगर 10 बूंदे उन पर न हुए दर्जनों बूंदों की तरह अतीत में खो जाए। युवाओं की शक्ति है सवाल पूछना, लेकिन सत्ता की पुरानी आदत है सवालों को समझौते के कागज से चुप कराना। जी हाँ, यहाँ भी इसी का डर है। मुख्य सवाल है
क्या यह समझौता टिकेगा? यह समझौते का भविष्य 3 चीजों पर टिका है। अगली सरकार, क्या नई सरकार पुराने समझौते को मान्यता देगी या कह देगी कि हामीलाई मान्य छैन? दूसरी, कानूनी प्रक्रिया, संसद, प्रदेश सभा, संविधान संशोधन, यह आसान नहीं है। अब जन दबाव, नेपाल में एक चीज अभी भी काम करती है, सड़कों की आवाज। अगर जेन जी चुप रहे, समझौता भी चुप हो जाएगा। नेपाल का आंदोलन, ऊर्जा कभी भी कम नहीं होगा। अब ये कहा गया है कि नेपाल का आंदोलन में ऊर्जा कहिल्यै कम हुँदैन, तर समझौतामा परिणाम कहिल्यै पूरा हुँदैन। जेन जी का समझौता इतिहास बदल देगा या इतिहास दोहराएगा, यह सत्ता नहीं, स्वयं युवाओं की निरंतरता तय करेगी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जेन जी परिषद, युवा निगरानी संस्था, एक अस्थायी परिषद बनाई जाएगी जिसमें जेन जी के प्रतिनिधि होंगे, जो सरकार को एडवाइस करेंगे, नीति निर्माण में भाग लेंगे, गुड गवर्नेंस पर निगरानी रखेंगे। यह एक सकारात्मक कदम कहा जा सकता है इस समझौते का। लेकिन आलोचक का मानना है कि यूथ को ऑप्टिंग, यानी युवाओं को सिस्टम में खींचकर शांत कर देना, यानी कि यह दिखाया गया है कि युवा खुश हो जाए और अभी तत्काल जेनजी वाला समस्या कुछ दूर टल जाए। इतना ही नहीं, अब इसका एक और समस्या है कि यूएमएल और केपी ओली का गुस्सा, नाराजगी, समझौते की वैधता पर सवाल। यूएमएल महाधिवेशन के बीच यह समझौता और विवाद गर्म है, जो अब होने जा रहा है शनिवार से महाधिवेशन। उसमें केपी ओली कह रहे हैं, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के टाइम में यह हुआ है, अंतरिम सरकार असंवैधानिक है, इसलिए उसका समझौता भी मान्य नहीं है। इसलिए ये जेन जी समझौता तो उनको मान्य होगा ही नहीं। चुनाव के बाद नई सरकार इसे खारिज कर सकती है, ये ओली साहब का कहना है। उधर पोखरेल ओली पर पलटवार करते दिख रहे हैं। बयान देना गलत नहीं, अगर मैं होता तो पहले ही चला जाता। यानी जेन जी का समझौता यूएमएल की आंतरिक राजनीति का हथियार भी बन चुका है। अब बड़ा सवाल, क्या नेपाल हर आंदोलन के बाद नई डील करेगा? यह बिल्कुल सही बात है। क्या यह समझौते सहमति का देश है? हर बार आंदोलन, हर बार नया समझौता, यही नेपाल की राजनीति की सबसे पुरानी बीमारी है। दिल्ली का 12 बूंदे, माओवादी शांति समझौता, मधेश आंदोलन समझौते, शिक्षक आंदोलन समझौते, विभिन्न जातीय आंदोलन समझौते और अब जेन जी समझौता। नतीजा क्या? आधे समझौते लागू नहीं हुए, कोई समझौते कानून से टकराए, कई राजनीतिक शक्ति संतुलन में फंस गए, कुछ सिर्फ चुनावी प्रलोभन बनकर रह गए। राजनीति में इसे कहते हैं एग्रीमेंट फैटिग, सहमति थकान। जनता थक गई है, युवा भ्रमित है और सिस्टम वही पुराना। क्या यह समझौता इतिहास बदलेगा? मित्रों, यह सोचने की बात है। या इतिहास दोहराएगा? जेन जी समझौता महत्वाकांक्षी है, मूल मुद्दे वैध है, युवा ऊर्जा सच्ची है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर, संविधान संशोधन कठिन, आयोग का जंगल बढ़ता हुआ, अंतरिम सरकार की वैधता पर विवाद, नई सरकार के रवैये पर निर्भरता। इसलिए बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, क्या यह समझौता भविष्य बदलेगा या नेपाल की बूंदे सहमति संस्कृति का एक और अध्याय बनकर रह जाएगा?
मित्रों, आपने यह सुना, आपको कैसा लगा? आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत करावें और हमारा यह YouTube चैनल हिमालनी टीवी लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।